Hello students, welcome to my channel. This is Anshu Mishra. Today I am talking about the French Revolution. So students, आज मैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेकर के आई हूँ. आई होप आप ध्यान से सुनना और ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी. आप उस क्वेश्चंस को सुनना और इसे राइट डाउन करना कॉपी में. आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ये प्रिपेयर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे लेसन में वर्ड यूज़ हुआ है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी कि ये रिवॉल्यूशन वर्ड है क्या, व्हाट इज़ मीन बाय रिवॉल्यूशन. सो जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ मीन बाय रिवॉल्यूशन, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और इसका मीनिंग जो है आप ध्यान से समझो. जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं कोई पॉलिटिकल चेंज के लिए और वो चेंज विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यानी शॉर्ट टाइम पीरियड में होते हैं, चेंज होता है, उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन. इट मीन्स रिवॉल्यूशन के लिए क्या 3 चीज़ें ज़रूरी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल आर गैदरिंग टुगेदर, लोगों का एक साथ इकट्ठा होना. सेकेंड थिंग, वो भी बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए. एंड थर्ड थिंग, बहुत थोड़े टाइम में जब ये तीनों चीज़ें एक साथ आपस में मिलती है तब वो रिवॉल्यूशन बनती है. इट मीन्स कि रिवॉल्यूशन के लिए आपको ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं. तो रिवॉल्यूशन के आप डिफ़ाइन लिख सकते हैं कि जब सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं किसी पॉलिटिकल चेंज के लिए, राजनीतिक बदलाव के लिए, किसी थोड़े समय के अंदर ही अंदर, तो उसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन. राइट. अब सेकंड हम पढ़ेंगे फ्रांस में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, क्या वजह थी जिसकी वजह से फ्रांस में जो है क्रांति आई, रिवॉल्यूशन हुआ. तो अगर हम फ्रांस के फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ की सोसाइटी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी, वहाँ का राजा कौन था, कौन सी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही थी जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने रिवॉल्ट किया और एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया. 1774 में किंग थे लुई 16. इनकी जो मैरिज थी वो 20 ईयर्स, बहुत ही स्मॉल एज में हो गई थी. वो भी ऑस्ट्रेलिया की एक प्रिंसेस से, राजकुमारी से इनकी शादी हुई थी. लेकिन जैसे इन्हें सिंहासन में बिठाया गया, इनको थ्रोन दिया गया, तो उनका जो खजाना था उस टाइम वो बिल्कुल एम्प्टी था, खाली था. वो क्यों था, ये क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन आप ये नोट डाउन कर लो कि जब लुई 16 सिंहासन में बैठे थे तो उस समय जो उनका खजाना था, ट्रेजर था, वो बिल्कुल एम्प्टी था, खाली था. उसकी क्या वजह, ये 5 मार्क्स तक में आता है. तो आपको ऑब्वियसली 5 पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे. एंड इस सेशन में मैं आपको 5 पॉइंट्स मेंशन करा रही हूँ, डिस्कस करा रही हूँ. तो जस्ट राइट डाउन इट 1 बाय 1 और इसे आप अपने आंसर शीट में ऐसे लिख करके आएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉर एक पहला रीज़न था जिसकी वजह से इनका जो खजाना था, जब ये सिंहासन में बैठे थे उससे पहले ही खाली हो चुका था. क्योंकि इनके राजा बनने से पहले ही फ्रांस बहुत सारे युद्धों में इंडल्ज रहता था जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा जो है इनके सेनाओं में, वेपन्स में बहुत खर्चा होता था. तो ऑब्वियसली वॉर एक पहला बिगेस्ट रीज़न था जिसकी वजह से फ्रांस का जो खजाना था वो ख़त्म होता चला गया. सेकेंड रीज़न इज़ पैलेस इन वर्सेलाइज. एक वर्सेलीज जो एक जगह थी फ्रांस में, एक महल, वहाँ पर एक महल था, बहुत बड़ा महल था. उसको मेंटेन करने में भी, उनके मेंटेनेंस में बहुत पैसा लगता था. तो ये बहुत पैसा जो है खजाने से ही ज़्यादा था जिसकी वजह से धीरे धीरे जो इनका खजाना था फ्रांस का वो ख़त्म होता चला गया. थर्ड, अगर हम रीज़न पे डिस्कस करते हैं, थर्ड इज़ पॉलिटिकल रीज़न. एक पॉलिटिकल रीज़न था वहाँ का. उस टाइम फ्रांस जो है अमेरिका का साथ दे रहा था. और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि उस समय जो है अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज़ थी वो ब्रिटेन के अंडर में थी. तो अमेरिका ने फ्रांस से हेल्प मांगी थी कि आप ब्रिटेन से हमारी इन 13 जो कॉलोनीज़ हैं उसको मुक्त कराने में, फ्री इंडिपेंडेंस दिलाने में आप हेल्प करें. तब फ्रांस बढ़ चढ़ करके आगे आया अमेरिका की हेल्प करने के लिए और अपने ही ट्रेजर से काफ़ी पैसा खर्च किया और इनको 13 कॉलोनीज़ जो अमेरिका की थी ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाया. तो इस तरह से उनका जो भी पैसा लगा वो फ्रांस के ख़जाने से गया. तो धीरे धीरे उनका पैसा भी वहाँ से ख़त्म होता चला गया. आप ये सोच रहे होंगे कि फ्रांस को क्या ज़रूरत थी ब्रिटेन से अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज़ हैं मुक्त कराने के लिए.
वो वजह ये थी कि फ्रांस चाहता था कि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए, अपना प्रभुत्व प्रभाव बढ़ाए देश में, दुनिया में उसका नाम हो, जिसकी वजह से उसने अमेरिका की हेल्प की। चौथा रीज़न था लोन। अब फ्रांस ने कई जो भी खर्चे पाल रखे थे उसको करने के लिए उसको लोन की ज़रूरत थी। तो जिस देश दूसरे देशों से उन्होंने जो लोन लिए थे, अब वो देश भी उनसे जो है 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे थे। इस तरह से फ्रांस की सरकार के हाथ से पैसा धीरे धीरे निकलता चला जा रहा था। फिफ्थ कारण हम बोल सकते हैं अदर एक्सपेंडिचर। दूसरे भी खर्चे थे, सरकार के और खर्चे थे, जैसे पोस्ट ऑफिस का खर्चा, इंस्टीट्यूशन का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, वहाँ के सरकारी कर्मचारी जो भी थे उनको सैलरी देने का खर्चा। ये सब वजह थी कि जब लुई 16 को पद सौंपा गया, राजा बनाया गया, तो उनका ट्रेजर जो है खाली था। अब ऐसे सिचुएशन में अब राजा को जो है अपना देश चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने कई तरह के ऋण लेने शुरू किए और धीरे धीरे जो है फ्रांस की जो इकोनॉमिकली कंडीशन थी वो वीक होती चली गई। अब ये मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन अराइज किया था कि फ्रांस में जब लुई 16 को उसके पद पे बिठाया गया तो क्या वजह थी कि वहाँ का जो खजाना था वो खाली था। वो आई हैव ऑलरेडी मैंशन 5 पॉइंट्स, सो यू हैव टू राइट डाउन दीज 5 पॉइंट्स इन योर नोटबुक। एंड अदर क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग, सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि फ्रांस सोसाइटी उस टाइम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थी। उस टाइम जो फ्रांस सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे 1 मार्क्स में आए, 2 मार्क्स में आए, 3 मार्क्स में और इवन 5 मार्क्स में भी आ सकता है। सो लिसन इट वेरी केयरफुली। फ्रांस जो है जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताती चली जाऊँगी कैसे आ सकते हैं। तो फ्रांस 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में कौन कौन से पीपल शामिल थे, कौन कौन से वर्ग कह सकते हैं शामिल थे। फर्स्ट एस्टेट में ऐसे वो लोग आते थे जो चर्च में काम करते थे और इन लोगों को क्लर्जी कहा जाता था। तो क्वेश्चन एक बन जाएगा, क्लर्जी किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे ऐसे लोग जो कि चर्च में काम करते थे उन्हें क्लर्जी कहा गया और ये फर्स्ट एस्टेट के लोग थे, राइट। सेकेंड एस्टेट में आते थे राजा, मंत्री, बाकी गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग, इन्हें लोग नोबेलिटी कहा गया। तो ये पूछा जा सकता है जैसे सेकंड क्वेश्चन कि सेकंड एस्टेट में कौन से लोग आते थे या नोबेलिटी किसे कहा गया। तो आप बोलेंगे कि राजा, मंत्री और गवर्नमेंट के अलग लोग, इन सबको नोबेलिटी कहा गया। थर्ड एस्टेट में कौन लोग आते थे? पब्लिक, आम पब्लिक आती थी, जैसे बिजनेसमैन, व्यापारी, मर्चेंट, लॉयर, वकील, किसान और दूसरे लोग। इस तरह से बनी हुई थी फ्रांस की सोसाइटी। फ्रांस में उस समय जो 90% पॉपुलेशन थी वो किसानों की थी, पर उनमें से कुछ ही किसान थे जिनके पास खुद की ज़मीन थी। 60% जो ज़मीनें जो थी वो नोबल और चर्च यानी अमीर लोगों की, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोगों की थी। ऊपर से क्लर्जी नोबेलिटी को कुछ सुविधाएं भी दी गई थी। सुविधाएं बोले तो प्रिविलेजेस, उनको कुछ खास सुविधाएं थी, जबकि थर्ड एस्टेट के लोगों को कोई ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई थी, क्योंकि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोगों को ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस और एक सम्मान की नज़र से देखा जाता था। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा जा सकता है कि उनको क्या सुविधाएं दी गई थी, उनकी क्या प्रिविलेजेस थे। तो आप बोलेंगे कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनके लिए टैक्स माफ़ी थी। केवल थर्ड एस्टेट को ही टैक्स देना पड़ता था, आम पब्लिक को, गरीब लोगों को, किसानों को, वकील, मर्चेंट में जो मर्चेंट व्यापारी थे, बिजनेसमैन, ठीक है, और क्लर्जी और नोबेलिटी को प्रिविलेजेस मिले हुए थे। और सेकंड, उनको थर्ड एस्टेट के लोगों से काम करवाने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी। उन्हें ऑर्डर दिया जाता था, आप ये करो, आप वो करो। तो इस तरह से वो मालिकाना हक रखते थे और थर्ड एस्टेट के लोगों को दबा करके रखा जाता था। चर्च थर्ड एस्टेट से टैक्स लेते थे। अब टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से टैक्स चर्च लगाते थे। तो पहले थीथेस टैक्स था, एक जिसमें वो अपनी फसल का 10% अपनी चर्च को दे देते थे किसान लोग, और दूसरा डायरेक्ट टैक्स था जिसका नाम थाई बोला गया। बेचारों को, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, कमाई से ज़्यादा उनको टैक्स देना पड़ता था, राइट। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा टैक्स से रिलेटेड। कौन कौन से टैक्स थे? 2 टैक्स थे, मैंने आपको बताया। एक टैक्स आपका थाइस था, जो कि 10% हिस्सा अपनी फसल का चर्च को, किसानों को देना पड़ता था, और जो डायरेक्ट टैक्स लगाया गया था उसका नाम था थाई, राइट। तो अब आपको नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी।
23 मिलियन यानी 2.3 करोड़, जो कि 1789 में बढ़ करके 28 मिलियन हो गई थी। ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी और साथ साथ में महंगाई भी बढ़ी, लेकिन मज़दूरों की जो सैलरी थी उस हिसाब से नहीं बढ़ी। गरीब और गरीब होते चले गए, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा, और अमीर जो थे वो और अमीर होते चले गए। और एक ऐसा समय आया जब वहाँ सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, बहुत बुरी दशा उत्पन्न हो गई कि लोगों को बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती थी। ऐसी सिचुएशन को क्या नाम दिया गया? सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट पड़े फ्रांस की राजनीति में, फ्रांस में, राइट। तो जब तक नई वीडियो मेरी आएगी और उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। अभी जो मैंने इस वीडियो में आपको कुछ जो क्वेश्चंस बताए हैं, रिवॉल्यूशन की डिफ़ाइन आप करेंगे, फ्रांस में रिवॉल्यूशन की क्या वजह थी, क्या कारण थी, वो मैंने आपको मेंशन कराया। समाज कैसा, फ्रांस की सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूटेड थी किन किन वर्गों में, हर एक वर्ग में कौन कौन से लोग शामिल थे, राइट, और किस वर्ग को प्रिविलेजेस दिए गए थे, क्या क्या प्रिविलेजेस दिए गए थे, कौन कौन से टैक्सेस लगते थे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। ये आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स सब नोट्स बनाएंगे, इसे नोट डाउन करेंगे, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं, तो आप इसे नोट डाउन करेंगे, और ताकि आपको एग्ज़ाम जब होगा तो आप जस्ट रीड डाउन करेंगे और आपको वो मेमोराइज हो जाएगा। अंटिल द न्यू वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।